नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 25वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। महिपालपुर वाला तरीका शुद्ध, वैज्ञानिक और सबसे सीधा था। इसका विकास एक चुनाव अधिकारी की गलती से हुआ और बाद में उस गलती को मान्यता देकर उसे कई बार दोहराया गया। वह गलती एक घड़ी को लेकर हुई। चुनाव 12 बजे दिन को होना था और चुनाव अधिकारी की घड़ी चूंकि शहर के घंटाघर से मिली थी, घंटाघर की चुंगी के चेयरमैन के घर से मिली थी, इसीलिए 1.25 घंटे तेज थी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव अधिकारी ने कुछ उम्मीदवारों के विरोध के बावजूद 11:15 बजे ही जितने वोटर और उम्मीदवार आ गए थे, उन्हीं से चुनाव पूरा करा के उसके नतीजे का वही ऐलान कर दिया। जब बचे हुए वोटर को उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे, उस समय चुनाव अधिकारी अपने घर पर 1:15 पर खाया जाने वाला खाना खा रहा था। इस चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल हुई और उसमें सारी बहस घड़ियों को लेकर हुई। वह मुकदमा काफ़ी वैज्ञानिक साबित हुआ और उसे अदालत को कई किस्म की घड़ियों के बारे में मैकेनिकल जानकारी हासिल करने का मौका मिला। इसका परिणाम ये हुआ कि मुकदमा 3 साल चला, पर न ये साबित होना था और न हुआ कि चुनाव अधिकारी में गलती किसकी थी। उसने जिसे सभापति घोषित कर दिया, वह अपनी घड़ी को हमेशा के लिए 1.25 घंटे तेज करके गांव पर यथाविधि हुकूमत करता रहा। बाकी उम्मीदवार, वकील, छोटे पहलवान घड़ी की जगह घंटा लेकर बैठे रहे। महिपालपुर वाली घटना शुद्ध आकस्मिक थी, पर न्यूटन के सामने पेड़ से सेब गिरने की घटना भी वैसे ही आकस्मिक थी, जिससे उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला था। बाद में चुनाव के फन में माहिर लोगों ने भी महिपालपुर की घटना से एक सिद्धांत निकाला था, और वह यह था कि सब घड़ियां एक साथ वक्त नहीं दिखाती और सब वोटर एक साथ एक जगह पर नहीं पहुंचते। इस सिद्धांत की खोज हो जाने के बाद गांव पंचायतों के चुनाव में इसका उपयोग कई बार कई तरह से हुआ। चुनाव अफसरों की घड़ियां हर महिपालपुर की नज़ीर को सामने रखकर छुटपुट तौर से घंटा आध घंटा तेज या धीमी हो जाती। क्योंकि घड़ी एक मशीन है, इसलिए उसके बारे में किसी इंसान को दोष नहीं दिया जाता। ज़्यादातर ये भी होने लगा कि जिस उम्मीदवारी की घड़ी का मेल चुनाव अफसर की घड़ी से हो जाता, वह चुनाव में विजयी बनने लगा। वह 2 मशीनों का खेल था। उसके लिए भी इंसान को दोषी ठहराना अवैज्ञानिक बात होती। भूगोल के हिसाब से शिवपालगंज से महिपालपुर दूर पड़ता था और नेवादा नज़दीक, इसीलिए रामाधीन भीकम खेड़ी को नेवादा पद्धति का अच्छा ज्ञान था। उसका उन्होंने खुलकर प्रयोग भी किया। इधर शनिचर की ओर से वैद्य जी ने भूगोल के मुकाबले इतिहास का ज़्यादा सहारा लिया। अतीत काल की सब पद्धतियों का मनन करके शनिचर की ओर से महिपालपुर वाली पद्धति अपनाने की राय दी। परिणाम स्वरूप उनकी ओर से सिर्फ एक सस्ती घड़ी का खर्च हुआ, सो चुनाव अफसर भूल से अपनी कलाई पर बांधे हुए अपने घर लौट गए, जबकि नेवादा पद्धति का प्रयोग करने वाले हार कर निराशा और शराब के असर से मैदान में ढेर हो गए। नशाखोर की विशेषज्ञता के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ओ सजना बेदर्दी बालमा, तुमको मेरा मन याद करता है, पर चांद को क्या मालूम, चाहता उसको कोई चकोर, और वह बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। तुम्हें क्या पता कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अब तो मेरी ये हालत हो गई, सहा भी न जाए, रहा भी न जाए। देखो ना, मेरा दिल मचल गया, तुम्हें देखा और बदल गया, और तुम हो कभी उड़ जाए कभी मुड़ जाए, भेद जिया का खोले ना। मुझको तुमसे यही शिकायत है कि तुमको प्यार छिपाने की बुरी आदत है। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख कर तो आप परवाने। तुमसे मिलकर बहुत सी बातें करनी है, सुलगते हुए जज्बात किसे पेश करें। मोहब्बत लुटाने को जी चाहता है, पर मेरा नादान बालमा न जाने जी की बात। इसीलिए उस दिन मैं तुमसे मिलने आई थी, पिया मल्लन हो जाना।
पिया मिलन को जाना, अंधेरी रात मेरी चांदनी बिछुड़ गई। मेरे घर में बड़ा अंधियारा था। मैं तुमसे यही कहना चाहती कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, बस एहसान तेरा होगा मुझ पर। मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। पर ज़माने का दस्तूर है ये पुराना, किसी को गिराना किसी को मिटाना। तुम्हारी छत पर पहुँचती पर वहाँ तुम्हारे बिस्तर पर कोई दूसरा लेटा हुआ था। मैं लाज के मारे मर गई, बेबस लौट आई। आंधियों मुझ पर हंसो, मेरी मोहब्बत पर हंसो। मेरी बदनामी हो रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। तुम कब तक तड़पाओगे तड़पाओगे, कब तक? तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तुमसे जल्दी मिलना है, क्या तुम आज आओगे? कॉलेज आज मेरा जाना, क्या तुम आज आओगे? क्योंकि आज मैं तेरे बिना मेरा मंदिर सूना है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो तुम। लग जा गले मैं फिर ये हंसी रात न हो। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए। हाय हाय आस लगाए बैठे हैं, देखो जी मेरा दिल न तोड़ना। तुम्हारी याद में कोई एक पागल। छत पर बरामदे में एक ढेले से बंधी हुई गंदी सी एक पुड़िया जमीन पर पड़ी थी। वह बाद में प्रेम पत्र साबित हुई। रंगनाथ ने उसे एक बार पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा और उसे समझने में देर न लगी। ये पत्र उसी ने लिखा है जिसका दबाव अपनी छाती पर महसूस करके उस रात उसे कोणार्क और खजुराहो याद आते रहे थे। रंगनाथ को यह भी स्पष्ट हो गया कि ये प्रेम पत्र उसके लिए नहीं, किसी और के लिए है। वह कौन है? रूपन। तो क्या ये पत्र बेला ने रूपन को लिखा है? और तो उस दिन इस छत पर आने वाली लड़की क्या बेला ही थी? ये समझना भूल होगी कि रंगनाथ इन सवालों का जवाब सोचते समय किसी महान न्यायशास्त्री या तर्कशास्त्री का पाठ अदा करते हुए 2 में 2 जोड़कर 4 की संख्या निकाल रहा था। वास्तव में एक ओर तो वह इस पत्र की लेखिका को बेला मानते हुए रूपन के साथ उसकी चूल बैठा रहा था, दूसरी ओर वह इस बात पर ताज्जुब कर रहा था कि शिवपालगंज में भी फिल्मी गानों का कोई इतना बड़ा विद्वान मौजूद है जिसे पाकर विश्वविद्यालयों के अधिकारी उसे अपने गले लगाएं या न लगाएं, उसके गले में फिल्मी साहित्य की डॉक्टरेट जरूर लटका देंगे। इन विचारों में पड़े हुए रंगनाथ के भीतर एक और चीज़ उभर आई, जिसे फिल्मी भाषा में कहा जा सकता है, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। वह जो उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर हाय मैया का पवित्र मंत्र पढ़ती हुई वापस भाग गई थी, आज किसी दूसरे के लिए अकेले हैं चले आओ जहाँ हो तुम जैसी अपील ब्रॉडकास्ट कर रही है। रंगनाथ के लिए ये असह्य था। पत्र अपनी जेब में रखकर वह मकान से बाहर निकला। आज शहर में जोगनाथ का मुकदमा होने वाला था। सिपालगंज में जो कोई भी कुछ शुमार किया जाता उधर ही भाग जाता। किसी गुंडे पर मुकदमा चल रहा हो तो ग्रामीण भाइयों की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि वे शहर घूम आए, कचहरी देख लें। गुंडे को अपमानित होते देखकर उन्हें हार्दिक सुख मिलता है। और गुंडे को भी देखो, गांव के कितने आदमी मेरी मदद के लिए आए हैं, ऐसा समझकर हार्दिक सुख मिलता है। इसी परंपरा के अनुसार गांव के लोग शहर जा चुके थे और बहुत से लोग अभी जाने वाले थे। बद्री पहलवान सामने से अपने भुवन मोहन रूप में आ रहे थे। मलमल का कुर्ता जिसके नीचे बनियान पहनने की जरूरत नहीं समझी गई, फागुन के लिए ठंडा होने पर भी उनके जिस्म पर झलमला रहा था। कमर में लंगोट तो बंधा ही था, आश्चर्य की बात यह कि उस पर लुंगी भी थी और पाँव में काले पालिशदार बूट। साफ सुथरे घुटे हुए सिर पर कड़वे तेल की चमक, उसके बहुत ऊपर नीला आसमान। रंगनाथ ने पहले सोचा कि वह इस प्रेम पत्र को रूपन बाबू के सामने पेश करेगा और सिनेमा या संस्कृति के अधःपतन में योगदान जैसे विषय पर कुछ जुमले कहकर उसे बेला के प्रेम में गिरने से रोकेगा। वह जानता था कि रूपन बाबू से इस विषय पर बातचीत करना मुश्किल होगा, पर प्रेम पत्र मिलने जैसी करारी घटना को किसी कुंद तरीके से खत्म कर देना भी उसे ठीक नहीं जान पड़ा। किंतु बद्री पहलवान को देखते ही उसने अपनी योजना बदल दी। जैसे किसी अमेरिकी एक्सपर्ट को देखते ही हम कभी कभी अपनी योजना बदल देते हैं,
बद्री पहलवान ने प्रेम पत्र का दूर से मुआयना किया और इसे आसान बनाने के लिए रंगनाथ उसे अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए 1.5 फीट की दूरी पर खड़ा रहा। वे चुपचाप पूरे पत्र को पढ़ते रहे। एक जगह उन्होंने जब आंख सिकोड़ी तो रंगनाथ ने उन्हें मदद देने के उद्देश्य से पढ़ा। फिर ये हंसी रात हो ना हो और कहा, हसीन मतलब है खूबसूरत। बद्री पहलवान ने एक डकार सी ली, जिसका तात्पर्य शायद ये था कि समझाने की जरूरत नहीं, ऐसी बातें मैं खूब समझता हूँ। पूरा पत्र पढ़कर उन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया और मोड़कर अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। रंगनाथ ने कहा, रूपन बाबू बहुत गड़बड़ रास्ते पर चल रहे हैं और वह लड़की न जाने कैसा कूड़ा कचरा उसने इस चिट्ठी में भर दिया। जवाब में बद्री पहलवान बड़े जोर से हंसे, बोले, चिट्ठी तो उस ससुरी ग्राम सेविका ने लिखी होगी, यहाँ उसी को ऐसी बातें आती हैं। तो क्या रूपन बाबू किसी ग्राम सेविका से फंसे हैं? पहलवान पूर्ववत हंसते रहे, फिर अपने को रोक कर बोले, नहीं नहीं, तुम तो हर बात उल्टी ही समझते हो। मैं बेचारी ऐसा काम नहीं करती, सिर्फ दूसरों की चिट्ठियाँ लिख देती है। बद्री पहलवान अपनी राह पर चल दिए। रंगनाथ के चेहरे पर उलझन देखकर चलते चलते उन्होंने कहा, इस कागज की फिक्र न करो, मैं ठीक करा दूंगा। अदालत शहर की थी, पर उसमें लगभग समूचा शिवपालगंज आ गया था। जोगनाथ के खिलाफ मुकदमे में सबूत की गवाही हो रही थी। वातावरण फूहड़ और अश्लील था। बरामदे में कुत्तों की तरह नागरिक लेटे हुए थे। होली नज़दीक आ गई, इसलिए लोगों की जबान पर मजाक और गालियाँ थी। देह पर गंदे पर रंग बिरंगे कपड़े या लत्ते थे। मैले कुचैले बढ़ी हुई दाढ़ियों वाले वादी प्रतिवादी साक्षीगण बीड़ी पीते हुए या गंदे दांतों के पीछे तंबाकू का चूरा सुरक्षित बनाए हुए चीख चीख कर बात कर रहे थे। एक औरत फर्श पर लेटी हुई एक बच्चे के मुंह में अपना स्तन ठूंस कर दूध पिला रही थी और ये दृश्य कई उपस्थित नागरिकों के लिए बड़ा दिलचस्प बन गया। हवा तेजी से बह रही थी। धूल और पत्ते उड़कर पूरे बरामदे में फैल रहे थे। पावों में खाकी पट्टी लपेटे हुए पुलिस के 2 वर्दीदार सिपाही बरामदे में नंगे सिर घूम रहे। उनमें से एक के जूते, जो हमेशा किसी दूसरे की मरम्मत करने के लिए उद्यत रहते थे, सामने बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची के पास मरम्मत के लिए गए थे। दूसरों के जूते इजलास के दरवाजे पर उतार कर रख दिए गए थे, क्योंकि अभी वे नए थे और पाँव में अपने ही अंगूठे को काटने लगते थे। वकील लोग काम कुछ ना हो तब भी काम के बोझ से दबे हुए बार बार इजलास के भीतर जाते थे और बाहर आ जाते थे। इत्मीनान से जम्हाई लेते हुए अहलमद लोग प्रत्येक 15 मिनट पर इजलास के बाहर जाकर सामने एक पान की दुकान की ओर जाते थे। फिर किसी मुकदमेबाज को अपने पीछे डाले हुए किसी की बगल में लटकाए, ये समझाते हुए कि आज काम बहुत है, अब परसों आना। मुंह में पान और चूना भरे हुए ऊँट की तरह गर्दन ऊपर उठाए पुनः इजलास के सुरक्षित वातावरण में घुस जाते। बरामदे के कोने में लंगड़ भी बैठा था। प्रधान होने के नाते यहाँ तमाशबीनों में सनीचर का होना बहुत अनिवार्य था। इसीलिए तो आज छोटे पहलवान पुलिस की ओर से जोगनाथ के खिलाफ गवाही देने आए थे। इस घटना का ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि छोटे पहलवान वैद्य जी के आदमी समझे जाते थे। जोगनाथ भी वैद्य जी का आदमी था और अचानक ही ऐसी बात पैदा हो गई कि एक ही आदमी के 2 आदमी अभियुक्त और सबूत के गवाह की हैसियत से अलग अलग खड़े हो गए, जिसके लिए रूपन बाबू ने कुछ दिन हुए नौटंकी शैली में कहा था कि 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा। सनीचर और गांव के बहुत से लोग इजलास के अंदर चले गए। लंगर, जिसे सनीचर सिर्फ तफरीह के लिए अपने रिक्शे पर बिठा लाया था, बाहर बरामदे में बैठा हुआ नए श्रोताओं को अपने जीवन के अनुभव सुना रहा था। उसका सिर्फ एक जीवन था, उसमें सिर्फ एक अनुभव था। उसी को इस समय वह काफ़ी विस्तार से बताता चल रहा था। तो बापू, इतने दिन के बाद पूरा 1 साल 3 महीना बीत जाने पर अब मामला ठीक हुआ है। नकल की दरख्वास्त में अब कोई कमी नहीं रही। मिसिल भी सदर से तहसील वापस पहुंच गई। कल तहसील गया था तो पता चला नकल बाबू ने अब हमारा काम हाथ में ले लिया। आज तैयारी हो रही होगी, फिर उसका असल से मुकाबला होगा।
बस अब 3-4 दिन की कसर है। एक वकील जो बरामदे के खंभे से टिके हुए सिगरेट पी रहे थे, वहीं से बोले, इतने दिन मारे मारे फिरते हो, पहले हमारे पास बल्कि किसी भी वकील के पास चले आए होते तो 3 दिन में ही ये काम आपका पूरा हो जाता। लंगड़ ने इन दिनों संतों वाली मधुर मुस्कान का इस्तेमाल करना सीख लिया, जिसे चेहरे पर ओढ़ते ही लगता था कि दूसरा आदमी बचकानी बात कर रहा है, पर ये मेरी साझता है कि मैं उसे झेल रहा हूँ। उसी मुस्कान पर काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हुए लंगड़ ने कहा, वकील की दरकार नहीं थी बापू, ये तो सत्य की लड़ाई है। 5 रुपया बाबू को दे दिया होता तो नकल 3 दिन में नहीं 3 घंटे में मिल जाती, पर उस तरह ना तो उसे लेना था ना मुझे देना था। वकील ने कहा, उसे लेना क्यों नहीं था? रुपया दिया और उसने लिया नहीं क्या? लंगड़ थक कर फर्श पर लेटने की तैयारी करने लगा। बोला, सत्य की लड़ाई थी बापू, तुम वकील हो, नहीं समझोगे। लोग हंसने लगे, पर लंगड़ ने लेट कर चुपचाप आंखें मूंद ली और फिर धीरे धीरे से कराहा। किसी ने पूछा, क्या मामला है लंगड़, ठंडे पड़ रहे हो? उसने आंखें मूंदे ही मूंदे सिर हिलाया, कुछ कहा नहीं। उसके पास बैठे हुए एक आदमी ने उसकी देह छूकर कहा, बुखार जैसा जान पड़ता है। एक बुढ़िया चुपचाप बैठी हुई घुग्गू की सी आंखों से संसार को दार्शनिकता पूर्वक देख रही थी। बोली, खराब दिन लगे हैं, मेरे 2 लड़के भी बुखार में पड़े हैं, फसल पक गई है, कोई काटने वाला नहीं, चूहे नुकसान कर रहे हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का इजलास गया दिन की गवाही हो रही, जिरह खत्म होने को आ रही थी। अचानक जोगनाथ के वकील ने सवाल किया, तुम्हारे एक लड़की है? हाँ। उसका नाम बेरा है? हाँ। उसकी उम्र लगभग 20 साल है? हाँ। अदालत ने गया दिन को संदेहपूर्वक जिस तरह 20 साल की लड़की के बाप को देखना चाहिए, तीखी निगाह से देखा। तुम्हारे घर पर कोई दूसरी स्त्री भी है? हाँ, मेरी विधवा बहन है, पर वह हमेशा तुम्हारे यहाँ नहीं रहती है। नहीं, वह बराबर मेरे ही घर रहती है। वकील ने गरज कर कहा, तुम हलफ ले चुके हो, झूठ बोलोगे तो मुकदमा चल जाएगा। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी बहन ज़्यादातर अपनी ससुराल में रहती है और इन दिनों तुम्हारी लड़की घर पर अकेली रहती है? गया दिन चुपचाप खड़े रहे। वकील ने गरज कर दोबारा कहा, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? आप इतना गुस्सा हो रहे हो कि बोलना कठिन है। वकील ने उसी तरह कहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। गया दिन कुछ नहीं बोले। तब वकील ने आवाज़ को धीमी बनाकर कहा, तुम्हारा क्या जवाब है? मेरी विधवा बहन बराबर मेरे घर पर रहती है। तुम्हारी लड़की की शादी हो चुकी है? नहीं। कब करने का इरादा है? करने वाला तो भगवान है। भगवान का नाम सुनकर अदालत ने अपना सिर उठाया। अभी तक अदालत कुछ दूसरे कागजात देख रही थी जिनका इस मुकदमे से कोई संबंध न था। अब उसने वकील से कहा, इन सवालों का मुकदमे से कोई संबंध नहीं। वकील ने कहा, श्रीमान, मैं संबंध बाद में स्थापित करूंगा। अदालत की सह पाकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपनी गवाह की रक्षा के प्रति सचेत हो गया था। उसने ऐतराज़ किया, श्रीमान, ये सवाल अप्रासंगिक हैं। अदालत ने कड़ी निगाह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखा। यही इस ऐतराज़ का जवाब था। मैं उनकी लड़की के बारे में जो वार्तालाप करना बंद कर दिया, उसका दूसरा गवाह बुलाया गया। यह वही गवाह था जिसने जोगनाथ के मकान की तलाशी के समय प्रकट होकर और उसी क्षण वहां से भागकर पुलिस को सांत्वना दी थी कि गवाही में उसे किसी भी समय तलब किया जा सकता है। उसका नाम था वैजनाथ और वह शिवपालगंज के पंडित राधेलाल का चेला था। वही पंडित राधेलाल जिन्हें झूठी गवाही देने में उच्च कोटि की दक्षता मिल चुकी थी, जिन्हें आज तक बड़े से बड़ा वकील भी जिरह में नहीं उखाड़ सका था और पकड़ में न आने वाली झूठ बोल सकने के कारण ही पूरे जिले के मुकदमेबाजों और गवाहों के अभूतपूर्व प्रतिष्ठा वे प्राप्त कर चुके थे। गवाहों में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। इधर कुछ दिनों से जब से पूरब वाली प्रेयसी के प्रेम ने उन्हें कुछ कुछ घर गुस्सा बना दिया, वे गवाही के सहारे चलने वाली प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी समय नहीं निकाल पाते। फलतः उन्होंने पहले की अपेक्षा मुकदमों में जाना बंद कर दिया। बड़े वकीलों और डॉक्टरों की तरह अब वे सामान्य प्रैक्टिस न करके विशेषज्ञों वाली प्रैक्टिस करते थे, जो अब सिर्फ दीवानी मुकदमों में और उससे भी उत्तराधिकार के मुकदमों तक सीमित थी। फौजदारी के मुकदमों में झूठी गवाही के स्तर को कायम रखने की दृष्टि से पिछले सालों में उन्होंने कुछ चेले तैयार कर लिए थे। उनमें बैजनाथ
का स्थान सबसे ऊंचा था। बैजनाथ भीखम खेड़ा का रहने वाला था, पर आसपास के गांव में गवाही के उद्देश्य से वह पहले ही मौजूद माना जाता था। वह इस तरह उसकी प्रैक्टिस भीखम खेड़ा में ही नहीं, आसपास के कई गांव में जम गई थी। यह भी सिर्फ आकस्मिक था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के दिन वह सिपालगंज में ही था। वैसे गवाही देने के लिए उसका वास्तव में वहां होना न होना अप्रासंगिक था। बैजनाथ ने सबूत का पूरा मुकदमा दोहरा दिया। बताया, जोगनाथ के घर की तलाशी मेरी मौजूदगी में हुई। ये 3 जेवर मेरे सामने बरामद हुए। इन्हें मेरे सामने मोहर बंद किया गया। बरामदगी की रिपोर्ट मेरे सामने लिखी गई और इस पर मेरा दस्तखत मेरे सामने ही हुआ, आदि आदि। जोगनाथ ने वकील से जिरह शुरू की। तुम भीखम खेड़ा में रहते हो? जी हाँ। भीखम खेड़ा शिवपालगंज से 2 मील है। मैं नहीं जानता। फिर कितनी दूर है? शिवपालगंज में नौटंकी होती है तो भीखम खेड़ा में सुनाई देती है। 1 मील होगा। नहीं कह सकता। आधा कोस? नहीं मालूम। 20 मील? नहीं मालूम, मैंने नापा नहीं। अदालत ने गवाह को घूर कर कहा, कितना फासला है दोनों गांव में? बीच में कुछ खेत पड़ते हैं। कितने खेत हैं? 10, 20, 50 खेत होंगे। सही सही बताओ, कितने खेत होंगे? नहीं मालूम, मैंने नहीं गिना। अदालत ने घूर कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा। उसने कहा, श्रीमान, गवाह सही कहता है। उसने खेत नहीं गिने हैं, पर दोनों गांव पास पास हैं, 1 मील के फासले पर हैं। दरोगा की गवाही में आ गया। अदालत ने जोगनाथ के वकील से कहा, तब फासले के बारे में जिरह करने की क्या ज़रूरत है? क्या आप दरोगा के बयान को चैलेंज करते हैं? चैलेंज नहीं करता हूँ श्रीमान, पर जिरह तो करनी ही पड़ती है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि गवाह की अक्ल कैसी है, या ये दिखाने के लिए खुद आपकी अक्ल कैसी है। अदालत के मुंह से ये बात सुनकर सफाई के वकील का चेहरा तमतमाया, पर तब तक अदालत जोर से हंसने लगी थी, जिससे साबित हो गया कि बात अपमान की नहीं, मजाक की है। ऐसा होते ही बारी बारी से जिसकी समझ में आता गया ये मजाक था, वह हंसता गया। आखिर में जोगनाथ का वकील भी हंसा। अदालतों का एक अलिखित कानून है कि अदालत और वकील अकबर बीरबल विनोद के पैमाने पर कभी कभी हाजिर जवाबी दिखाते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हैं। पर इस अनावश्यक रस्म का पालन हो जाने के बाद अदालत ने बेसवाल अस्वीकृत कर दिए जो भीखम खेड़ा और शिवपालगंज के फासले के सिलसिले में किए गए थे। पर ये सवाल तब अस्वीकृत हुए जब उनके जवाब कागज पर लिखे जा चुके थे। बैजनाथ से आगे सवाल शुरू हुए। अब तक पुलिस की ओर से तुम कितने मुकदमों में गवाही दे चुके हो? याद नहीं। मैं कहता हूँ कि तुम अब तक पुलिस की ओर से 60 मुकदमों में गवाही दे चुके हो। कहते रहिए, मुझे याद नहीं। इससे पहले कि तुम कभी पुलिस के गवाह बनकर किसी मुकदमे में आए हो? पुलिस का गवाह किस चिड़िया का नाम है? तुम सवाल के जवाब में सवाल मत करो, सीधा जवाब दो। तुम मुझसे तू तड़ाक मत करो। मैं कोई गबड़ू गुजड़ू आदमी नहीं हूँ। ये फटकार सुनकर वकील ने अदालत से रक्षा की प्रार्थना की। अदालत ने कहा, सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। बैद्यनाथ ने झुककर कहा, सवाल भी तो हो गरीब परवर। ये पूछते हैं कि मैं पुलिस का कितनी बार गवाह रहा हूँ। मैं पुलिस क्या जानूँ। मैं तो सच्चाई की गवाही देता हूँ। जो मालूम हो उसे कहने में हिचक नहीं, चाहे पुलिस वाला बुला ले, चाहे कोई सफाई वाला बुला ले। अदालत के कुछ कहने से पहले कि जोगनाथ के वकील को गुस्सा आ गया। वास्तव में वे एक ऐसे वकील थे जो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे और उनके दलाल प्रायः नए मुकदमेबाजों को उनका गुस्सा दिखाने के लिए ही इजलासों में पकड़ ले जाया करते थे। गुस्सा की उनकी विद्या, उनकी बुद्धि, उनका कानूनी ज्ञान, उनका अस्त्र शस्त्र और कवच था। वही उनका साइन बोर्ड, उनका विज्ञापन, उनका पितु मातु सहायक स्वामी सखा था। जब वे गुस्सा करते थे तो दूसरे लोग कांपे या नहीं, वे खुद थर थर कांपने लगते थे। समझदार अदालतें उनके गुस्से से अप्रभावित रहकर चुपचाप काम करती रहती और उसे खांसने और छींकने की श्रेणी का मामूली व्यवसाय समझकर उस पर कोई राय नहीं देती। अगर किसी अदालत ने उनके गुस्से का बुरा माना तो उस अदालत की निंदा में वकील साहब बार एसोसिएशन में भाषण देते थे और एसोसिएशन प्रस्ताव पास करना था। ये अदालत समझदार थी, इसलिए उसने इस गुस्से पर ध्यान नहीं दिया। उधर वकील ने दहाड़ कर पूछा, मेरा सीधा सा सवाल है, काइयाँ पंथी मत बताओ। बोलो, सरकारी मुकदमों में
सबूत की ओर से तुमने अब तक कितनी बार गवाही दी? बैजनाथ ने कहा, तो मेरा भी सीधा सा सवाल है वकील साहब, बताओ डकैतों और हत्यारों की तरफ से तुमने अब तक कितने मुकदमों में पैरवी की? वकील ने अपने गुस्से के जवाब में लोगों को सहमते या करते हुए देखा था, इतने इत्मीनान से बदतमीजी करते हुए नहीं। इस जवाब के सामने उनका गुस्सा दुम हिलाने लगा। फिर चित्त होकर अदालत को चारों ओर टांगें दिखाता हुआ लेट गया। वकील की आंखें अदालत की ओर उठ गईं। उसने कहा, श्रीमान, अब आप ही देखिए इस गवाह के रवैये को, ये बेहूदे ढंग से बात कर रहा है, इसने अदालत की मानहानि की है। बैजनाथ ने चालाकी के साथ सिर हिलाया जैसे वकील दौड़ रहा हो और उधर से उसने लंगड़ी लगा दी हो। उसने धीरे से कहा, अब की बेर तो कुछ नहीं, मैंने कुछ पूछ लिया तो अदालत से शिकायत करते हो वकील साहब। अदालत किसी जरूरी कागज को पढ़ने में लगी हुई थी, अतः वकील को अपनी प्रतिभा के सहारे इस गड्ढे से बाहर रेंगना बहुत जरूरी हो गया। उसने दांत दबाकर कहा, टके टके पर पुलिस की तरफ से झूठी गवाही देते हो बेटा, और उल्टे हम ही से जिरह करते हो। वैजनाथ ने चारों तरफ एक अहंकारपूर्ण दृष्टि डालकर वकील की ओर तरस के साथ देखा। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 25वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।